टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा कवर अप कर चुका है विथ एमसीक्यू घटनाचक्र की पुस्तक से। इसी प्रकार सेम हम लोग भी मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड पूरा एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। अरबों का आक्रमण देखेंगे। उसके बाद अरब के आक्रमण के बाद हम लोग देखिए तुर्कियों का जो आक्रमण होता है कौन, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। महाभारत इतिहास में क्या क्या डिस्कस करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण है ना, आप लोग चाहे तो इसका नोट भी बना सकते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा और साथ में रिकॉल करते पढ़ते चले है ना। देखिए भारत पर अरबों का आक्रमण, तो भारत पे अरबों का आक्रमण जो हुआ इसका स्रोत क्या है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के अरबों अरबों का आक्रमण की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये चचनामा से मिलती है। चचनामा क्या है, एक फ्रांसीसी ग्रंथ है और इसमें सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा अरबों का सिंध पर विजय की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो चचनामा से मिलती है। भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके किसके नेतृत्व में है, तो अरबों के नेतृत्व में होगा ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और ये अरबों का जो भारत पे आक्रमण हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धन की प्राप्ति करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ये साम्राज्य विस्तार का स्टार्टिंग में क्या था, वो नहीं था मोटो लोग का, है ना। तो क्या था, धन की प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है ना। उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अरबों का जब आक्रमण होता है तो उससे रिलेटेड कुछ है। देखिए 711 ईस्वी में, हाँ, अबेदुल्ला अबेदुल्ला और 711 ईस्वी में ही क्या, बुदेला बुदेल है ना, ये दोनों भारत पर आक्रमण करता है, हाँ। लेकिन क्या रहता है, तो असफल रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आपके आ जाएगा कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किसने किया, तो अबेदुल्ला करेगा ना, तो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उसका दूसरा देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण होता है। वो क्या था, सब प्रथम सफल आक्रमण था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अरबों का क्या प्रथम आक्रमण, सफल आक्रमण, तो कौन, तो 712 ईस्वी में है ना, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो है ईरान ईरान के हाफिज हाफिज ये गवर्नर, ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी दमिश्क थी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे ये भी। उसका देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है ईरान के हाफिज गवर्नर कौन थे, तो अल हजाज अल हजाज से आज्ञा लेकर सिंध आया, उसने सिंध को जीता, है ना। तो किससे आज्ञा लेकर, तो अल हजाज से आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद उस समय सिंध का शासक कौन था, जब अरबों का आक्रमण हुआ सिंध पर तो सिंध का शासक कौन था, तो राजा दाहिर था ना। राजा दाहिर था, जो कौन था, वो जच का पुत्र था, वो हिंदू शासक था, है ना। ये भी पॉइंट रिकॉल करके रखना है। उसके बाद देखिए जब अरबों का आक्रमण हुआ भारत में तो क्या क्या परिणाम हुए, है ना, क्या क्या चेंजिंग आया, है ना। ये भी हो सकता है ना, अरब के आक्रमण के बाद। तो देखिए पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, है ना। हिंद हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबवासियों द्वारा ही किया गया था, है ना। खजूर की खेती प्रारंभ हो गई भारत में, है ना। ऊंट पालन प्रारंभ हो गया, है ना। पहली बार भारत में जजिया कर क्या होता था, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर हुआ करता था ना। उसके बाद देखिए पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र और क्या, ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। आप लोग बताइए तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा, है ना, विष्णु शर्मा। और हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें भी क्वेश्चन आया था ना। पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित होने वाला ये ग्रंथ है ना। ये ध्यान रखना है। इसके राइटर कौन है, तो विष्णु शर्मा। उसका देखिए ब्रह्म सिद्धांत, ये कौन लिखा है, बताइए ब्रह्म सिद्धांत को लिखा है, तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा है ना। ये सब आप लोग को जब मिले तो आप लोग को ध्यान रखना है ये सब चीज़, है ना। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ ना। भारतीय खगोल शास्त्र का क्या होता है, विकास होता है, सॉरी विस्तार होता है। भारत में क्या है, दिरहम सिक्का, भारत में दिरहम सिक्का कौन, अरब वासियों के द्वारा ही चलाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला आगे क्या है। अरबों के आक्रमण आक्रमण से रिलेटेड हम लोग इतना ही था जो आज को पूछा ही जाता है ना। तो आप लोग एक बार इसको जरूर एक से दो बार वीडियो को जरूर देखेंगे, है ना। गजनी साम्राज्य या यामनी वंश, है ना। यामनी वंश यामनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो
अल्प अल्पगीन थे, उसकी राजधानी क्या है तो गजनी, गजनी याद रख ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सुबुक्तगीन है ना, सुबुक्तगीन अल्पगीन का कौन था, ये दास था, ये अल्पगीन है, इसका दास कौन था तो सुबुक्तगीन, और ये दास और दामाद भी था, है ना। जो 977 ईस्वी में क्या होता है, गजनी का शासक बनता है ना, शासक बनता है, और भारत पर पहला तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन कौन, कोई अल्पगीन का दास दामाद है, पंजाब के विरुद्ध विरुद्ध किया, जहाँ के शासक कौन थे तो जयपाल थे ना। इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। तो इसी सुप्तगिन है, यही सुबुतगिन का पुत्र होता है कौन तो गजनी, है ना, गजनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गजनी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद सुबुतगिन का पुत्र कौन तो गजनवी अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या वो गद्दी पर बैठता है, और शासक गजनी का शासक बनता है, और उसे पूर्व खुरासान का शासक था। क्वेश्चन पूछेगा, गजनवी जो है गजनी का शासक बनने से पहले वो कहाँ का शासक था तो खुरासान का शासक था। उसके बाद खलीफा, खलीफा कौन थे उस टाइम तो अल आदिल बिल्लाह ने गजनवी को दो उपाधियां दी। तो पहला उपाधि क्या थी, यामीन उल दौला, मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ। उसका कौन था, यामीन उल मिल्लाह, वो क्या था, मुसलमानों का संरक्षक है। उसका बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की ना, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। गजनवी प्रथम शासक था जिसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और सर हेनरी इलियट सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी जो था भारत में कितनी बार 17 बार आक्रमण किया था। इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था, धन का लूटना, मध्य एशिया में अपनी शासन को मजबूत करना, और साम्राज्य विस्तार करने का उद्देश्य नहीं था ना, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसका मुझक आक्रमणकारी भी कहा जाता है ना, ये हम लोग आगे देखते हैं, मूर्ति भंजक अधिकारी। देखिए, प्रमुख आक्रमण, ऐसे तो गजनवी के 17 आक्रमण हुए भारत में, लेकिन कुछ प्रमुख आक्रमण है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है ना। तो इसमें से पहला है 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण होता है पंजाब के हिंदू शाही शासक किसके विरुद्ध तो जयपाल के विरुद्ध, है ना। और जय ये यहाँ पे क्या कुछ भाग पर अधिकार कर लेता है, और उसका बाद क्या वो गजनवी क्या होता है, वो गजनी वापस चला जाता है। उसका बाद पुनः 1001 ईस्वी में आक्रमण होता है इसी क्षेत्र में, पंजाब के शासक किसके, यही जयपाल, है ना, यही जयपाल। और ये क्या जयपाल क्या होता है, पराजित हो जाता है, और ये पराजित का अपमान नहीं सह पाता है, तो वो क्या होता है, आत्महत्या कर लेता है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1008 ईस्वी में हिंदू शाही राजा, है ना, आनंदपाल, है ना, आनंदपाल कौन था तो जयपाल का पुत्र था। इसी के समय क्या बहुत सारे धन लूटता है, धन लूटने के साथ क्या होता है, मूर्ति भंजक स्टार्ट करने लगता है, मतलब प्रतिमा को तोड़ने लगता है, भगवान की प्रतिमा को तोड़ना स्टार्ट कर देता है इसी के टाइम से, है ना। उसके बाद अगला युद्ध होता है उसका 1018 से 1019 ईस्वी, है ना। इसमें क्या है ना, मथुरा कन्नौज प्रतिहार राजाओं के बीच, है ना, युद्ध होता है। उसके बाद देखिए 1025 ईस्वी में क्या सोमनाथ मंदिर को लूटता है ना, सोमनाथ मंदिर को लूटता है, वो क्या चालुक्य द्वारा बनवाए गए थे ना, भीमदेव के टाइम की बात है ना। उसका इस सोमनाथ मंदिर के लूट लूट से उसको 20 कहा जाता है, 20 लाख दिनार की प्राप्ति होती है। अब सोमनाथ मंदिर कहाँ है तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। इसी मंदिर को लूटने के क्रम में जब वो वापस जा रहा था होता है गजनी, तो जाते समय क्या है ना, रास्ते में जाटों ने उसे लूट लेता है ना, जाटों ने उसे लूट लेता है, तो उसको काफ़ी क्षति हो जाती है। उसी के बाद वो क्या करता है तो 1070 में जाटों के विरुद्ध, है ना, जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान होता है। क्वेश्चन पूछेगा, गजनी का अंतिम अभियान भारत में किसके विरुद्ध रहा, तो किसके विरुद्ध रहा, तो देखिए हम लोग किसके विरुद्ध तो जाटों के विरुद्ध रहा, है ना। और गजनी जो है ना, अंततः क्या हो जाता है, अंततः गजनी पागल हो जाता है, और 1030 ईस्वी में वो मर जाता है ना। क्या होता है ना, इतना ना धन देख लेता है ना, वो अपने धन को देखते देखते मुस्कुराते रहता था, और इसी तरह क्या इसी एक्टिविटी से आगे चल के क्या होता है, वो पागल हो जाता है और मर जाता है। उसके बाद देखते हैं उसके दरबारी इतिहासकार, गजनवी के कुछ दरबारी इतिहासकार के बारे में हम लोग देखते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, है ना। तो उत्वी, पहला क्या है उत्वी, उत्वी कौन कौन सी पुस्तक लिखे हैं, किताब उल यामीन
और क्या है, तारीख ए यामिनी है ना, ये कौन लिखे है, तो उत्बी लिखे है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अल बुरूनी, अल बुरूनी कौन था, तो गजनबी के साथ भारत आया था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखेंगे। अल बुरूनी कौन थे, गजनबी के साथ भारत आया था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, किताब उल हिंद है ना, या तारीख ए हिंद, ये किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में है। और तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है इस बुक में, है ना। उसका और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। उसके बाद है अल-बुरूनी। अल-बुरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, है ना। अल-बुरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। और फिरदौसी, फिरदौसी की क्या पुस्तक है, तो शाहनामा। शाहनामा कौन लिखा, तो फिरदौसी लिखे हैं, जिसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है ना, पूर्व का होमर भी कहा जाता है। वो क्या है, बेहाकी, बेहाकी क्या है, तारीख ए सुबुक्तगीन है ना, तारीख ए सुबुक्तगीन लिखे हैं। उसका किताब हिंद, किताब हिंद हम लोग देखें, किताब हिंद कौन लिखा है, तो अल-बरूनी लिखा है। और उसको जो अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है, तो क्या, कौन, सचायु है ना। और हिंदी में अनुवाद कौन किया है इसको, तो रजनीकांत शर्मा। ये ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। गजनबी की मुद्रा में, गजनबी के टाइम के जो सिक्के हुआ करते थे, क्या वो संस्कृति मुद्रा लेख खुदवाए, है ना। गजनबी अपनी मुद्रा में संस्कृत संस्कृत का मुद्रा लेख खुदवाए और चांदी के सिक्के जारी किए ना, जारी किए ना, ध्यान रखें, चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, वो जारी किया था। उसके बाद देखिए गजनबी, गजनबी के दरबार में क्या क्या, कौन कौन से रहते थे ना, देखिए कौन कौन से कवि रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, हाँ, और फरूखी, फरूखी मोहम्मद गजनी के क्या थे, महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे ना, रहता था ये सब, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला है मोहम्मद गौरी के बारे में, है ना। मोहम्मद गौरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इसके आक्रमण के बारे में, है ना। इसका हम देखते हैं मोहम्मद। देखिए मोहम्मद गौरी जो है ना, क्या किस वंश से रिलेटेड थे, तो ससवनी वंश से रिलेटेड थे। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रख सकते हैं, ससवनी वंश से रिलेटेड थे। इसके संस्थापक ससवनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन हसन, है ना, कुतुबुद्दीन हसन। और इसके 6 पुत्र थे, और 6 पुत्रों में एक था कौन, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये पूरा नाम हुआ उसका, है ना। उसका देखिए मोहम्मद गौरी का जो भारत में आक्रमण होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इससे पहले क्या था, इससे पहले साम्राज्य विस्तार का नहीं था ना मोटो, सब क्या था, सबका धन लूटना था। इसमें क्या होता है, मुस्लिम राज्य का स्थापना करना हो जाता है। और प्रथम आक्रमण कब करता है, ये तो 1175 ईस्वी में कहाँ पे करता है, तो मुल्तान में। तो क्वेश्चन आ जाएगा मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पे है भारत में, तो मुल्तान के क्षेत्र में करता है। उसका बाद कुछ आक्रमण क्या है, तो गुजरात पर आक्रमण। और उसके बाद कब करता है, तो 1178 है, 70-78 में। कहाँ, तो भीम द्वितीय से क्या होता है, बुरी तरह से पराजित होता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम पराजय है ये, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना। हम लोग प्राचीन भारत में राजपूत वंशों की उत्कर्ष देखे थे, तो उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग हल्का सा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं, 1191 ईस्वी में होता है। जो पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। उसका त्रायन का दूसरी युद्ध है ना, त्रायन का दूसरी युद्ध देखिए कब, तो 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान को सब कैद करके ले जाता है और अंततः जेल में उसे अंधा करके मार देता है ना। ये हम लोग सीक्वेंस देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पीछे का क्लास जो देखें, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर किया जा चुका है ना। इस इस युद्ध के बाद ही क्या था, भारत में मतलब ये तराइन का जब पहला युद्ध दूसरा युद्ध खत्म हो जाता है, इस युद्ध के बाद ही क्या होता है, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। गौरी को भारत का मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है ना, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेनापति कौन था, तो स्कंद, है ना, स्कंद था ना, ये भी आप रखेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी को तराइन का दूसरे युद्ध के लिए आमंत्रित कौन करता है, तो जयचंद नहीं है ना। जयचंद किस वंश से थे, तो राठौर, गढ़वाल के राठौर राजवंश से जुड़े थे। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जब जयचंद मोहम्मद गौरी को आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करने के लिए, तो जयचंद को क्या लगता है कि वो युद्ध करके लूट करके चला जाएगा, बाकी हम लोग क्या होगा, हम लोग चौहान वंश पे अपना कब्जा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद गोरी क्या करता है, वो रहने लगता है
उसी का विरोध करता है कौन आगे चल के, जयचंद। तो जयचंद के साथ भी उसका युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का। तो वो युद्ध का क्या नाम था, तो चंदावर का युद्ध। कब? 1194 में। ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। और जयचंद क्या होता है, जयचंद मारा जाता है। कन्नौज जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर क्या कलमा कलमा कलमाया कलमा लिखवाया था ना। गौरी अंतिम बार भारत 1205 ईस्वी में वापस जाते समय, मोहम्मद गौरी अंतिम बार 1205 ईस्वी में वापस जाते समय है ना, खरा क्या खगार जाति ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसे क्या करती है, उसकी हत्या कर देती है। कौन? तो खगार जातियों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। तो गौरी के दो सेनापति थे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गौरी का देखिए, गौरी के दो सेनापति हुए हैं। गौरी का दो सेनापति हुआ, एक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कौन था, बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, तो दास वंश की स्थापना दिल्ली में ना, आप लोग जानते ही होंगे, गुलाम वंश ममलूक वंश भी करते हैं। और ये अपना शासन कहाँ, लाहौर से चला रहा होता है। और बख्तियार खिलजी क्या करता है, वो दिल्ली से आगे बढ़ जाता है और बिहार का विजय प्राप्त करता है। बिहार जब विजय दिल्ली से आक्रमण करता है, तो उस टाइम सेन वंश के शासक ना लक्ष्मण सेन का शासन होता है। और लक्ष्मण सेन क्या होता है, वो भाग जाता है और विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता है, वो नष्ट करता है। ये सब हम लोग बिहार के हिस्ट्री जब देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग का मध्यकालीन भारत का पहला आज का क्लास यहीं तक रहा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो भारत में अरबों का आगमन, और तुर्कियों में क्या, तुर्कियों में गजनवी और गौरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और तराइन का युद्ध भी देखा, चंदावर का युद्ध भी देखा ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसी ये सीरीज चलता रहेगा और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। भारत में अरबों का आगमन और तुर्कियों का आगमन में गजनी और गौरी से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारा ये प्रयास कैसा लगता है तो उसके लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। ये हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जिसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।